मित्रों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। मित्रों हम लोगों ने गुणनखंड का टॉपिक शुरू किया है और गुणनखंड में हम लोगों ने काफी कुछ चीजें सीखा है। किसी भी नंबर का गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड करना सीखा। गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करना हम लोगों ने सीख लिया है। उसके बाद हम लोगों ने अपवर्त पढ़ा, अपवर्तक पढ़ा और गुणनखंड वृक्ष पढ़ा। अभाज्य गुणनखंड करना सीखा। तो अब इसके आगे हम लोगों का जो मेन चैप्टर है वो स्टार्ट होता है एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। अब अगला चैप्टर हम लोग इसी को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, अपवर्त। क्या? अपवर्त। सबसे पहले अपवर्त देखेंगे और उसके बाद फिर अपवर्तक देखेंगे, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट आपका शुरू हो जाता है। और अगर हम यूपी टेट की बात करें तो यूपी टेट में कम से कम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, या दो से 4 क्वेश्चन, ये मान के चलिए 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ से एलसीएम एचसीएफ से जरूर आएगा। तो अगर ये टॉपिक हम लोगों का क्लियर है तो हम लोग अच्छे से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपवर्त। अपवर्त एक बार पहले भी हम लोग पढ़े हैं, इसको क्या कहते हैं, गुणज भी कहते हैं, गुणज। अपवर्त को गुणज कहेंगे, मल्टीपल। ये हो गया मल्टीपल। अब मान लीजिए कोई संख्या है हमारे पास, मान लीजिए 4 है, ठीक। तो 4 का अगर हमको अपवर्त निकालना हुआ तो 4 का अपवर्त हम लोगों ने जैसे पढ़ा है कि 4 का अपवर्त या गुणज निकालने के लिए सीधे सीधे हम लोग 4 का टेबल पढ़ लेंगे, या यूं कहिए कि 4 में क्रमशः 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से और इस तरीके से हम लोग अनंत संख्याओं से गुणा करके जो है इसके अपवर्त प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 4 का अपवर्त क्या क्या होगा, 4 में हम लोग 1 का गुणा करें तो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। 4 में 2 का गुणा करें तो 8 मिल जाएगा। 4 में 3 का गुणा करें तो कितना, 12 मिल जाएगा। 4 में 4 का गुणा करें तो कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। और इस तरीके से 4 में हम लोग क्या करें, गुणा करते जाएं, है ना। तो यहाँ कितनी संख्याओं से हम लोग गुणा कर सकते हैं, ये संख्याएं अनंत होंगी। अनंत यानी कि किसी भी संख्या का अनंत अपवर्त प्राप्त हो सकता है, अनंत अपवर्त प्राप्त हो सकता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी कि हम लोग कितने अपवर्त पाएंगे यहाँ पर, है ना। तो इसको अगर हम इस तरीके से लिख दें तो 4 का अपवर्त क्या होगा, 4 का अपवर्त होगा आपका 4 हो गया, 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, 4 छक 24 हो गया, 4 सते 28 हो गया, 32 हो गया, और मान लीजिए 36 तक हम लिखे। इसके आगे भी मिल सकता है, ठीक है ना। ये सारे इसके अपवर्त है। तो एक चीज यहाँ से क्लियर होके आई कि किसी भी संख्या का अपवर्त जो है वो अनंत हो सकता है। और इसको हम कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, उस संख्या को 1 से गुणा करके। उस संख्या को 1 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 4 से, इस तरीके से जितनी संख्याओं से हम गुणा कर सकते हैं करते जाएंगे, हमें अपवर्त मिलता जाएगा, ठीक है ना। तो एक चीज और क्लियर हुई कि ये हमारी संख्या है, संख्या है, और अपवर्त हमारा क्या है, अपवर्त या तो संख्या के बराबर होगा और या तो संख्या से बड़ा होगा। यानी कि अपवर्त क्या होगा, अपवर्त या गुणज ये क्या होगा, या तो संख्या के बराबर होगा और या तो संख्या से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसको ऐसे लिखिए, या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल टू होगा अपवर्त संख्या के, है ना। और ये अनंत होता है, यानी कि किसी भी संख्या का अनंत अपवर्त हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज, दो चीजें क्लियर होके आई। ये एक तो कि किसी भी संख्या का अनंत अपवर्त हो सकता है, और अपवर्त हमेशा क्या होगा, उस संख्या के बराबर होगा, उस संख्या के बराबर होगा या संख्या से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। ये चीज हो गई। ये चीज हम लोग पिछले वीडियो में भी समझ चुके हैं, देख चुके हैं। इसी तरीके से अब मान लीजिए हम लोग 6 का अपवर्त निकालेंगे, तो 6 का अपवर्त क्या हो जाएगा, 6 का अपवर्त क्या हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 चौक 36, 6 सते 42, 6 अठे 48। इस तरीके से अपवर्त हम लोग 6 का भी लिखेंगे, है ना। 6 का भी अपवर्त इस तरीके से हम लोग
लिख लेंगे। अब एक चीज और यहाँ यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ अगर हम लोग उभयनिष्ठ अपवर्त ढूंढे, उभयनिष्ठ अपवर्त अगर हम ढूंढे तो यहाँ कौन कौन से उभयनिष्ठ अपवर्त है? दो, जो दोनों में उभयनिष्ठ मतलब कॉमन अपवर्त, कॉमन अपवर्त जो दोनों में आए हो, ठीक है ना। तो एक तो हमारा ये 12 हो गया जो दोनों में आया है ना। 12 के बाद फिर देखेंगे हम लोग ये 24 है, 24 दोनों में आया है, ठीक है ना। और फिर 30 हो गया, 36 हो गया, 36 देखिए 36 भी दोनों में आया है ना। 36 भी दोनों में आया। इस तरीके से और भी अपवर्त मिलेंगे जो दोनों संख्याओं के अपवर्त में शामिल होंगे, है ना। तो जो दोनों 4 के अपवर्त में भी जो शामिल है और 6 के अपवर्त में भी जो शामिल है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ अपवर्त। क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ का मतलब क्या हो गया कि जो दोनों में शामिल हो, उभयनिष्ठ अपवर्त। उभयनिष्ठ अपवर्त कौन कौन से हो गए? ये हो गए हमारे 12, 24 और 36। अभी और भी आगे मिल सकते हैं लेकिन अभी हम लोग यहीं तक चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। 12, 24 और 36 क्या हो गए? उभयनिष्ठ अपवर्त हो गए। अब उभयनिष्ठ अपवर्त को हम लोग क्या कहेंगे? सम अपवर्त। सम अपवर्त यानी कि जो दोनों में समान हो, दोनों संख्याओं के अपवर्तों में जो समान हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सम धन अपवर्त। और सम धन अपवर्त को ही हम लोग क्या कहते हैं? समापवर्त कहते हैं। क्या कहेंगे? समापवर्त कहेंगे। यानी कि वे संख्याएं जो दोनों अपवर्तों में समान हो वो समापवर्त कहलाएंगी। तो कौन कौन सी हो गई? यही 12 हो गया, 24 हो गया और 36 हो गया, है ना। 12, 24 और 36 हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना। लघुत्तम समापवर्त का मतलब अब इन तीनों में से जो छोटी, लघु मतलब छोटा, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट या लोएस्ट कह लीजिए। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? वो 12 है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लघुत्तम समापवर्त जो हुआ, लघुत्तम समापवर्त वो क्या हो गया? वो हो गया 12, क्योंकि इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा 12 है। अब इसके बाद 12 के बाद जो कुछ संख्या मिलेगी, जो समापवर्त हमें मिलेगा वो 12 से डेफिनेटली बड़ा होगा। इस वजह से हम ये डेफिनेट रूप से कह सकते हैं कि 12 वो हमारा सबसे छोटा अपवर्त होगा जो दोनों में कॉमन होगा, यानी ये समापवर्त होगा और यही लघुत्तम समापवर्त होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे। अब यही से परिभाषा हम लोग लघुत्तम समापवर्त की परिभाषा हम लोग यहीं से बना सकते हैं। कैसे? कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या लघुत्तम समापवर्त है तो छोटी से छोटी होगी, यानी मिनिमम होगी, लोएस्ट होगी, है ना। बिल्कुल शॉर्टेस्ट नंबर होगा वह छोटी से छोटी संख्या वो जो दी गई संख्याओं से। अब ये 12 जो है वो किससे? 4 से भी विभाजित होगा और 6 से भी विभाजित होगा, क्योंकि अपवर्त होता ही वही है जो इन संख्याओं से विभाजित होता चला जाए, ठीक है ना। तो परिभाषा हमारा क्या निकल के आया? यहां से लघुत्तम समापवर्त की परिभाषा क्या निकल के आई कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी लासा की परिभाषा जो निकल के आई वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब अगर आप एलसीएम और एचसीएफ की परिभाषा ही समझ गए, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ की परिभाषा ही समझ गए, तो मान के चलिए आप 70-80% क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही कर ले जाएंगे। परिभाषा ही मेन है। अगर ये परिभाषाएं दोनों की बहुत कंफ्यूज करती है, तो ये परिभाषा ही अगर आप लोग समझ गए परिभाषा, तो मान के चलिए कि हमारा 50-60-70% काम आसान हो गया। हम इसको आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। 4 और 6 का अपवर्त हम लोगों ने देखा, 4 और 6 का हम लोगों ने लघुत्तम समापवर्त भी देखा। अब इसमें एक संख्या और जोड़ दीजिए, मान लीजिए 8 है, तो 8 का भी अपवर्त निकाल लीजिए। 8 का भी अपवर्त, तो 8 का अपवर्त क्या हो जाएगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे
40 और 8 शत 48, 8 सते 56। इस तरीके से इसका अपवर्त हो जाएगा। अब अगर हम इन तीनों का लघुत्तम समापवर्त निकालना चाहें, यानी कि 4, 6 और 8 का, 4, 6 और 8 का, इन तीनों संख्याओं का एक साथ लघुत्तम समापवर्त निकालना चाहें, तो इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों में कॉमन हो, वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों के अपवर्त में कॉमन हो। तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या ये 24 होगी, जो इन तीनों में कॉमन हो। अब हम सारी संख्याएं नहीं लिखेंगे, सिर्फ लघुत्तम समापवर्त की बात करेंगे। तो 4, 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्त कितना हो गया, 4, 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्त कितना हो गया, 24 हो गया। यानी 24 वो सबसे छोटी संख्या होगी, लोवेस्ट संख्या होगी, जो क्या होगा, इन तीनों संख्याओं से विभाजित होगी। ठीक है ना। एलसीएम को एलसीएम को हम लोग क्या पढ़ते हैं, एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। ये जो भी हम लिखे हैं ये मल्टीपल है, और इसमें सबसे लोवेस्ट हमें देखना है, और कॉमन इसलिए कि इन तीनों में है ये। ठीक है ना। तो अगर हम सिर्फ शाब्दिक अर्थों पे जाएं, सिर्फ शाब्दिक अर्थों को देखें, लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम का मतलब अगर हम शाब्दिक ही समझना चाहें, तो हमारी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाती है, और हमारा कंसेप्ट भी यहाँ से क्लियर हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे अपवर्तक। अपवर्तक पिछली कक्षा में भी, यानी पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने अपवर्तक सीखा है। अब यहाँ हम लोग महत्तम समापवर्तक की बात करेंगे, यानी एचसीएफ की बात करेंगे, है ना। एचसीएफ क्या हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट। अब अगर हम सिर्फ शाब्दिक अर्थ पे जाएं, तो यहाँ से आधी चीज क्या पूरी चीज क्लियर होके आ जाती है। अगर हम एचसीएफ के सिर्फ शाब्दिक अर्थ पर जाएं, तो सारी चीजें यहीं से क्लियर होके आ जाती है। यानी हाईएस्ट सबसे बड़ा होगा, मैक्सिमम होगा, कॉमन होगा और फैक्टर होगा। यानी जो भी संख्याएं हमारे सामने होंगी, जिनका भी एचसीएफ हमें निकालना होगा, उनमें क्या होगा, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा, वही हमारा क्या होगा, वो एचसीएफ कहलाएगा। महत्तम, इसकी हिंदी अगर भी हम लिखना चाहें, तो यहां से भी क्लियर होकर ये बात आती है, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, है ना। महत्तम समापवर्तक में बहुत बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होता है, लेकिन अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होके आता है कि जो भी संख्या हम ढूंढ रहे हैं, जो भी एचसीएफ हमारा होगा, वो दी गई संख्याओं के जो भी फैक्टर होंगे, कॉमन फैक्टर होंगे, उनमें से सबसे बड़ा होगा। ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब महत्तम समापवर्तक पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी भी संख्या का अपवर्तक निकालेंगे। ठीक है ना। किसी भी संख्या का अपवर्तक निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 4, 4 का ही अपवर्तक निकालें, तो 4 का अपवर्तक क्या हो जाएगा, अपवर्तक का मतलब हम लोगों ने समझा है। अपवर्तक क्या हो जाएगा, 4 के गुणनखंड, जो भी 4 के गुणनखंड होंगे, 4 के फैक्टर होंगे, वो हम लोगों को लिखना है। तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। ठीक है ना। फिर 6 का अपवर्तक हम लोग निकालें, 6 का अपवर्तक अगर हम लोग निकालें, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। 8 का अपवर्तक निकालें, 8 का अपवर्तक कौन कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, है ना। अब इन तीनों में हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटा अपवर्तक कौन सा है, वही हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा अपवर्तक कौन सा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक। तो अगर हम यहाँ पे उभयनिष्ठ अपवर्तक की बात करें, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कि इन तीनों में जो उभयनिष्ठ होगा, वो कौन सा होगा, इन तीनों में उभयनिष्ठ कौन सा होगा, 1 होगा। देखिए 1 सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 1 भी है, और 2 भी देखेंगे तो 2 भी तीनों में है, और बाकी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों में कॉमन है। तो उभयनिष्ठ अपवर्तक कौन कौन से हो गए, 1 और 2 हो गए। तो उभयनिष्ठ अपवर्तक को ही हम लोग क्या कहेंगे, समापवर्तक कहेंगे। यानी कि हम इसको सम अपवर्तक, सम अपवर्तक का मतलब
कि वो अपवर्तक जो तीनों में समान हो, तीनों में एक ही हो, तो क्या निकल के आता है यहीं पे, यहाँ पे वही हमारे पास 1 और 2 निकल के आता है कि जो तीनों में समान रूप से है, यानी सम अपवर्तक है, जो समापवर्तक है। ठीक है ना। अब अगर हमें सबसे बड़ा महत्तम निकालना है तो महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक इन दोनों संख्याओं में 1 और 2 में हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो 2 निकल के आती है, क्योंकि 1 और 2 में महत्तम कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है, वो 2 है। तो इस तरीके से हम लोग महत्तम समापवर्तक को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अपवर्तक निकालेंगे, फिर समापवर्तक निकालेंगे, उसके बाद महत्तम समापवर्तक हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए एक एग्जांपल और यहां से हम लोग लेते हैं, 12, 16 और 24। 12, 16 या थोड़ा बड़ी संख्या लीजिए, 16, 24 और 32 ले लीजिए। तो 16 का अपवर्तक हम लोग लिखेंगे। 16 का अपवर्तक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। 16 हो गया, 24 हो गया, 24 का अपवर्तक, 24 का अपवर्तक क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी ऐसी संख्याएं जिससे ये संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाए, यानी फैक्टर। ये हम लोग फैक्टर, अपवर्तक और फैक्टर हम लोग लगभग सेम सेंस में देखे थे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 से भी कटेगा 24, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 24 से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है ना। तो ये हो गए। उसके बाद मान लीजिए 36 है, 36 का अपवर्तक भी हम लोग देख लें। तो 36 के कौन कौन से अपवर्तक होंगे, 36 के अपवर्तक हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। तो ये हो गए। अब अपवर्तक हम लोग देखें, हम लोग बहुत डिटेल में अपवर्तक के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने कि अपवर्तक जो भी संख्या होगी वो निश्चित होगी। अपवर्तक किसी संख्या के अपवर्तक निश्चित होंगे। अभी अपवर्तक अगर यहाँ पे 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 है तो यही होंगे। इसके अलावा ना एक संख्या कम हो सकती है, ना एक संख्या ज्यादा हो सकती है। अपवर्तक हमेशा निश्चित होते हैं और लिमिटेड होते हैं, ये अनंत तक नहीं जाते। जैसे अपवर्त हम लोगों ने देखा था कि वो अनंत हो सकते हैं, लेकिन ये अनंत नहीं होंगे। किसी भी संख्या के अपवर्तक जो है वो डेफिनिट होते हैं, निश्चित होते हैं। और अपवर्तक की जो हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं कि अपवर्तक जो होता है, अपवर्तक वो क्या है, या तो संख्या के बराबर है और या तो संख्या से क्या है, छोटा है। यानी कि या तो अपवर्तक संख्या के बराबर है और या तो छोटा है। तो ये अपवर्तक की प्रॉपर्टी हो गई कि वो संख्या से बड़ा कभी नहीं हो सकता। जबकि अपवर्त क्या है, अपवर्त या तो संख्या के बराबर होगा या तो संख्या से ऑलवेज क्या होगा, बड़ा ही होगा इसमें। अब हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, समापवर्तक ढूंढेंगे। समापवर्तक मतलब उभयनिष्ठ अपवर्तक हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे। इन तीनों में उभयनिष्ठ कौन सा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समापवर्तक कहेंगे, यानी सम अपवर्तक कहेंगे। इतना अच्छा डेफिनेशन, इतना अच्छा, इतने अच्छे तरीके से कंसेप्ट को शायद ही कोई समझाएगा आप लोगों को, तो बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए। समापवर्तक अगर हम लोग ढूंढेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 सब में कॉमन है, दोनों में है, 2 भी है, 2 हो गया। अगर हम लोग 3 देखें तो 3 इसमें नहीं है और इसमें है तो 3 नहीं होगा। 4 देखें तो 4 भी मिलेगा हम लोगों को, यानी कि 4 भी हो गया। फिर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ दोनों पे 8 है, 8 नहीं है। अब इसके बाद और कोई संख्या नहीं होगी जो अपवर्तक हो सकती है, समापवर्तक जो हो सकती है। यानी कि जो सम अपवर्तक निकल के आए वो कौन कौन से, 1, 2 और 4 निकल के आए, 1, 2 और 4 निकल के आए। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ महत्तम समापवर्तक की बात करें, महत्तम समापवर्तक की बात करें तो वो कौन सी संख्या होगी, वो इन तीनों संख्याओं में जो सबसे बड़ी होगी वही होगी। यानी 1, 2 और 4 में जो सबसे बड़ी होगी वो कौन सी संख्या है, 4 है। तो यहाँ 4 निकल के आया, यानी 16, 24 और 36 का अगर हम लोग मासा लिखें, महत्तम समापवर्तक को शॉर्टकट में हम लोग मासा लिखेंगे, किसका किसका, 16, 24 और 36 का। तो 16, 24 और 36 का मासा कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। ये हमारा है बेसिक कंसेप्ट। यहाँ से हम लोग परिभाषा भी बना सकते हैं। अगर हमें सिर्फ इतना आता है तो यहाँ से हम लोग आसानी से परिभाषा बना सकते हैं। और वो परिभाषा क्या हो सकती है
कि किन्हीं दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वो संख्या होती है, वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। तो परिभाषा लिख लीजिए, महत्तम समापवर्तक की परिभाषा, महत्तम समापवर्तक क्या होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से, या ऐसे कहिए वह बड़ा से बड़ा अपवर्तक है ना। अब अपवर्तक अगर आप लोग समझ गए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं समझे हैं तो एक बार अपवर्तक वाला वीडियो और यहां भी हमने समझा ही दिया है। वह बड़ा से बड़ा अपवर्तक अपवर्तक जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। विभाजित कर दे। यहाँ आप संख्या भी लिख सकते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। ये महत्तम समापवर्तक की परिभाषा हो गई, यानी ये संख्या जो बड़ी से बड़ी होगी, इसके अलावा और कोई बड़ी संख्या हमें नहीं मिल सकती जिससे ये तीनों विभाजित हो जाए। तो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये तीनों संख्याएं विभाजित हो रही है, यानी जिनका हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है, उन संख्याओं की बात कर रहे हैं। ये संख्याएं विभाजित होती है इस बड़ी से बड़ी संख्या से, वही हमारा महत्तम समापवर्तक की परिभाषा हो गई। ठीक है। और लघुत्तम समापवर्तक में हम लोगों ने क्या देखा था? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। लघुत्तम समापवर्त क्या होता है? वो हमेशा संख्याओं से विभाजित होता है। और महत्तम समापवर्त में कि महत्तम समापवर्तक में क्या होता है? जो महत्तम समापवर्तक होता है वो संख्याओं को विभाजित करता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अगर परिभाषा समझ गए, मैं परिभाषा पे ज्यादा प्रेशर इसलिए दे रहा हूँ, इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप परिभाषा समझ गए तो 50% काम आपका आसान हो जाएगा। यहीं से आपका कंसेप्ट जनरेट होके आया है एलसीएम और एचसीएफ का। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, और आगे हम लोग इसका अगला जो तरीके हैं, जो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के कई सारी विधियां हैं, वो हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के जो डिफरेंट टाइप्स के मेथड हैं उन सारे पे चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना एक मेथड चूज करेंगे जो किसी भी सवाल में एप्लीकेबल होगा, यानी एलसीएम और एचसीएफ का कोई भी सवाल होगा तो हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे और सेकेंडों में एलसीएम और एचसीएफ हम निकाल के रख देंगे। तो कल इस पर चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।